हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू जॉन एकेडमी। दिस इज शाहुल जॉन। आज हम पढ़ने जा रहे हैं एनसीईआरटी क्लास 6 की सिविक्स की बुक, यानी कि राजनीतिक शास्त्र की बुक। फर्स्ट चैप्टर आज हम इसमें क्लियर करेंगे, जिसका नाम है विविधता की समझ। ठीक है, तो चैप्टर 1 है विविधता की समझ। सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए विविधता का मतलब क्या होता है। विविधता का मतलब होता है अलग अलग चीजें, यानी कि उसके अंदर जिसमें अलग अलग प्रकार की चीजें होना, यानी कि भेद होना चीजों में। तो विविधता की समझ चैप्टर का नाम है। स्टार्ट करते हैं अब हम। आपको आपकी उम्र के 3 बच्चों ने ऊपर दिए गए चित्र बनाए हैं। ये छोटी क्लास के बच्चों के लिए, यानी कि 6th क्लास के लिए है। जैसे कि आपके स्टूडेंट जो आपके साथ पढ़ते हैं बच्चे, उन्होंने उनके द्वारा बनाए गए चित्र हैं 6th क्लास के। खाली बक्से में आप अपना चित्र बनाएं। क्या आपको चित्र अन्य 3 चित्रों जैसा ही है? जब आप यहाँ बनाओगे चित्र तो आपका चित्र थोड़ा अलग बन जाएगा, जो भी आप बनाओगे। हो सकता है कि आपका चित्र इन तीनों से बहुत भिन्न हो, जैसे कि ये तीनों चित्र भी आपस में एक दूसरे से नहीं मिलते। ये तीनों चित्र दिख रहा है आपको अलग अलग है, तो ये ही विविधता होती है, यानी कि अलग अलग चीजों का होना। ऐसा इसलिए है कि हम सबका चित्रकारी करने का अपना अपना एक तरीका होता है। हम अलग अलग तरीके से ड्राइंग बनाते हैं, इसलिए वो अलग अलग ही तरीका होने की वजह से अलग अलग चित्र बनेंगे। जिस तरह हमारी चित्रकारी में विभिन्नता है, उसी तरह हमारे रंग रूप खान पान आदि में भी विभिन्नता है। जिस तरीके से ये इन 3 चित्रों में विभिन्नता दिखाई गई है, वैसे ही हमारे जीवन में भी, चाहे वो रंग रूप को लेकर हो, चाहे वो खान पान को लेकर हो, यानी खाने पीने को लेकर हो, या जीवन जीने को लेकर हो, उसमें विविधता विविधता पाई जाती है, यानी कि अंतर पाया जाता है। तो बहुत से कुछ है जो आपको अपनी अध्यापिका की सहायता से भी करना है। जैसे कि ये दे रखा है, अपने बारे में निम्नलिखित जानकारी दीजिए। आपको खुद करना है। यहाँ से पढ़ते हैं हम। अपनी अध्यापिका की सहायता से पता कीजिए कि आप में से कितने साथियों के साथ एक जैसे जवाब हैं, जैसे हैं। कक्षा क्या कक्षा में कोई ऐसे साथी भी है जिसकी सूची आपकी सूची से हूबहू हो? यानी कि जब आप ये एक्टिविटी करोगे तो आपको ये देखना है क्या वो जो आपने करा है, भरा है, वो दूसरे की तरह सेम मिलता है या नहीं मिलता है। तो ये सारी चीजें इसके अंदर। दोस्ती करना, क्या ऐसे इंसान से दोस्ती करना आपके लिए आसान होगा जो आपसे बहुत भिन्न है? क्या आप किसी ऐसे फ्रेंड से दोस्ती करेंगे जो आपसे भिन्न है, यानी कि अलग है सोच में भी? नीचे दी गई कहानी पढ़े और इस बारे में सोचें। मैंने इसे एक मजाक की तरह लिया। मजाक जो कि फटे पुराने कपड़े पहने उस छोटे से लड़के के लिए था जो जनपद की भीड़ भाड़ वाले चौराहे की लाल बत्ती पर अखबार बेचता था। मैं जब भी हमारे साइकिल से गुजरता, वह अंग्रेजी का अखबार हाथ में लहराते हुए मेरे पीछे भागता और उस दिन की सुर्खियों को हिंदी अंग्रेजी के मिले जुले शब्दों में चिल्लाकर सुनाता रहता। यानी कि किसी इसने जो साइकिल चला रहा है, उसने इस बच्चे को, जो कि दिल्ली के अंदर जो जनपद है वहां पर न्यूज़पेपर बेचते हुए देखा, और वो डेली देखता है उसको, और हिंदी इंग्लिश के न्यूज़पेपर को मतलब अपनी मिली जुली इंग्लिश में बोलने लग जाता है, हिंदी इंग्लिश दोनों में ही। इस बार मैं पटरी के सहारे रुका और मैंने उसे हिंदी अखबार मांगा। फिर वो रुका और उसने बोला हिंदी अखबार दे दो। उसका मुंह खुला का खुला रह गया। उसने पूछा मतलब आपको हिंदी आती है? अब वो ये कह रहा कि वो ये चौंक गया मुझे देखकर कि क्या आपको हिंदी आती है? तो ये बोलता है साइकिल वाला जो साइकिल चला रहा है, बिल्कुल। मैंने अखबार के पैसे देते हुए कहा। जब इसने अखबार के पैसे दिए और कहा कि मुझे बिल्कुल हिंदी आती है। क्यों, तुमने क्या सोचा? साइकिल में जो है उसने अखबार बेचने वाले से पूछा, क्यों, तुमने क्या सोचा? वह रुका, पर आप लगते तो बड़े अंग्रेज हैं। वह बोला मतलब कि आप हिंदी भी पढ़ सकते हो? तो वो कह रहा है कि आप साइकिल पे जिसको देख रहा है वो कहता है लगते तो आप बिल्कुल अंग्रेज है, जैसे कि आपको अंग्रेजी ही आती होगी। तो वो कह रहा है कि मेरा सोचना था कि आपको सिर्फ हिंदी ही आती हो, हिंदी नहीं आती होगी। वो फिर कहता है साइकिल पे जो, हाँ बिल्कुल पढ़ सकता हूँ। इस बार मैं थोड़ा अधीर
होते हुए बोला, मैं हिंदी बोल सकता हूँ, पढ़ सकता हूँ, लिख भी सकता हूँ। मैंने स्कूल में दूसरे सब्जेक्ट के साथ ही हिंदी पढ़ी है। इसने बोला मैं लिख भी सकता हूँ, पढ़ भी सकता हूँ, क्योंकि मैंने तो स्कूल के अंदर हिंदी पढ़ी पढ़ी हुई है, सब्जेक्ट के साथ ले रखी है अलग से हिंदी जो मिलती है। सब्जेक्ट उसने पूछा सब्जेक्ट क्या होता है ये। अब जो भी कभी स्कूल नहीं गया उसको मैं क्या समझाता कि सब्जेक्ट क्या होता है। वो जो न्यूज़पेपर बेच रहा था उसको यही नहीं पता सब्जेक्ट क्या होता है, क्योंकि वो स्कूल नहीं गया था। वह कुछ होता है। मैंने शुरू किया किया ही था कि बत्ती हरी हो गई और मेरे पीछे गाड़ियों के हॉर्न का शोर 100 गुना बढ़ गया। मैंने फिर अपने अपनेपन को ट्रैफिक के साथ आगे बढ़ने दिया। फिर जब ग्रीन सिग्नल हो गया, ग्रीन लाइट हो गई, तो वो साइकिल लेके चला गया। अगले दिन मैं फिर से वहां पर था। मैं मुस्कुरा रहा था और मेरी तरफ हिंदी का अखबार बढ़ाते हुए उसने कहा, भैया आपका अखबार। अब बताइए सब्जेक्ट क्या चीज है। फिर जो न्यूज़पेपर जो बेचता है उसने जो साइकिल चला रहा है उससे पूछा, अब बताओ भैया कि ये सब्जेक्ट क्या होता है। उसको न्यूज़पेपर देते हुए पूछा। अंग्रेजी का ये शब्द उसकी जबान पर अजीब लग रहा था। उसने जब सब्जेक्ट बोला जो न्यूज़पेपर बेच रहा था, तो जब उसने बोला तो अजीब तरीके से बोला अंग्रेजी, यानी कि सब्जेक्ट को। ऐसा लगा मानो अंग्रेजी में सब्जेक्ट शब्द का दूसरा अर्थ है प्रजा, उस अर्थ में वह उसका प्रयोग कर रहा था। ओह, ये कुछ पढ़ाई लिखाई से संबंधित है, मैंने कहा। उसके बाद क्योंकि बत्ती लाल हो गई थी, सो मैंने पूछा, तुम कभी स्कूल गए हो? तो जो साइकिल चला रहा था बच्चा व्यक्ति, उसने क्या बोला दूसरे से, जो न्यूज़पेपर बेच रहा था, कि सब्जेक्ट पढ़ाई लिखाई से संबंधित होता है। और जब जब लाल बत्ती हो गई थी तो उसने पूछा, तुम कभी स्कूल गए हो? उसने बोला कभी नहीं गया। उसके बाद क्योंकि लाल बत्ती हो गई थी, सो मैंने पूछा, ये पूछ लिया। फिर बात बढ़ाते हुए उसने गर्व से कहा, मैं जब इतना ऊंचा था तभी से मैंने काम करना शुरू कर दिया था। उसने मेरी साइकिल की गद्दी के बराबर अपने आप को नापा। कह रहा जब मैं साइकिल की गद्दी के बराबर बोला, यानी कि उसने बोला जब मैं इतना लंबा था तब से ही मैं अखबार बेच रहा हूँ, यानी कि साइकिल की गद्दी के बराबर जब था। अभी तुम्हारी माँ कहाँ है, मैंने पूछा। पर तब तक बत्ती हरी हो गई और मैं चल पड़ा। मैंने उसे अपने पीछे कहीं से चिल्लाते हुए सुना, वह मेरठ में है, और उसके साथ बाकी ट्रैफिक के शोरगुल में डूब गया। न्यूज़पेपर जो बेच रहा था उसने बोला बोला कि मेरी जो मम्मी है, वो जो माँ है उसकी मेरठ में है, और बाकी जब शोर मचा तो उसको सुनाई नहीं दिया जो साइकिल चला रहा था। उसने बोला मेरा नाम समीर है। उसने अगले दिन कहा और बड़े शर्माते हुए मेरा नाम पूछा। जो न्यूज़पेपर बेच रहा था उसने बोला मेरा नाम तो समीर है। तो साइकिल जो चला रहा था उससे पूछा आपका नाम। यह तो बड़ा आश्चर्य की बात थी। मेरी साइकिल डगमगाई। मेरा नाम भी समीर है। मैंने बताया, कह रहा मेरा नाम भी समीर है, दोनों का नाम ही समीर था। क्या उसकी आंखें एकदम से चमक उठी? हाँ, मैंने मुस्कुराते हुए कहा। तुम्हें पता है समीर का अर्थ है हवा पवन। पवन पुत्र कौन है जानते हो ना, हनुमान। तो ये पूछा जो साइकिल चला रहा था। उसने बोला कि तुम जानते हो समीर का मतलब क्या होता है? हवा होता है मतलब समीर का, पवन होता है मतलब, और पवन पुत्र कौन है? पवन पुत्र कौन है आपको पता ही है, हनुमान जी को पवन पुत्र कहते हैं। तो अब से आप समीर एक और मैं समीर दो। उसने खूब खुश होते हुए कहा, हाँ ठीक है। मैंने जवाब दिया और अपना हाथ आगे बढ़ाया। हाथ मिलाओ समीर दो। तो दोनों आपस में हाथ मिलाने लग गए। उसका छोटा सा हाथ मेरे हाथ में एक नन्ही चिड़िया की तरह समा गया। मैं साइकिल चलाकर आगे बढ़ चुका था, पर उसके हाथ की गर्माहट अब तक महसूस कर रहा था। अगले दिन उसके चेहरे पर उसकी चिरपरिचित मुस्कान नहीं थी। मेरठ में बड़ी गड़बड़ हो गई है, उसने कहा। वहां दंगों में बहुत लोग मारे गए हैं। जो न्यूज़पेपर बच्चा बेचता था उसने बोला कि मेरठ में दंगे हो गए हैं, गड़बड़ हो गई है बहुत सी, तो इसलिए उसका आज मुंह उतरा हुआ था। मैंने मुख्य अखबार की सुर्खियों की तरफ देखा। बड़े बड़े अक्षरों में लिखा था सांप्रदायिक दंगे। सांप्रदायिक दंगे हो रहे थे वहां। सांप्रदायिक दंगे वो होते हैं जो जाति, धर्म आदि के नाम पे लड़े जाते हैं। लेकिन समीर, मैंने शुरू किया ही था। मैं मुस्लिम समीर हूँ। वह बोल पड़ा। उसने बोला मैं मुस्लिम समीर हूँ और मेरे सभी लोग मेरठ में हैं।
उसकी आंखें भर आई जब मैंने उसके कंधे पर हाथ रखा, उसने नजर ऊपर नहीं उठाई। कह रहा मैं समीर तो हूं मेरा नाम, पर मैं मुसलमान हूं। अगले दिन वह चौराहे पर नहीं था, ना उसके अगले दिन वह दिखा, ना आगे फिर कभी। अंग्रेजी या हिंदी का कोई अखबार मुझे नहीं पता बता सकता कि मेरा समीर दो आखिर कहाँ गया। फिर उस कोई सा भी न्यूज़पेपर नहीं कह रहा है कि नहीं बता पा सकता कि कहाँ पर है वो जो समीर जो न्यूज़पेपर बेचता था। ये जो स्टोरी ली गई है पोइली सेनगुप्ता की कहानी है, जो कि द लाइट्स चेंज पर आधारित है। ठीक है, तो स्टोरी हमने पढ़ ली है। जहां समीर एक और अंग्रेजी ज्यादा अच्छी आती थी, वहीं समीर दो हिंदी बोलता है। हालांकि दोनों की भाषा अलग है, फिर भी दोनों एक दूसरे से बात कर पाए। उन्होंने इसके लिए प्रयास किया क्योंकि उसके लिए बात करना महत्वपूर्ण था। समीर एक और समीर दो की धार्मिक व सांस्कृतिक पृष्ठभूमियां भी अलग है। जहां समीर एक हिंदू है, वहीं समीर दो मुसलमान है। समीर एक तो हिंदू है और एक समीर मुसलमान है, यानी कि जो न्यूज़पेपर बेच रहा था वो मुसलमान था और जो साइकिल चला रहा था वो हिंदू था। दोनों में दोस्ती हुई क्योंकि दोनों दोस्ती करना चाहते थे। खान पान, पहनावा, धर्म, भाषा आदि की ये विविधता के पहलू हैं। विविधता के पहलू क्या थे? उन दोनों का धर्म अलग था, भाषा अलग थी, पहनावा अलग था। तो यही विविधता होती है। अपनी विविध धार्मिक और सांस्कृतिक पृष्ठभूमियों के अलावा समीर एक और समीर दो कई अन्य मामलों में भी एक दूसरे से अलग थे। उदाहरण के लिए समीर एक एक ने स्कूल में पढ़ाई की थी, जो साइकिल चलाता था उसने स्कूल में पढ़ाई की थी, और समीर दो यानी कि जो न्यूज़पेपर बेचता था उसने पढ़ाई नहीं करी थी। समीर दो को स्कूल जाने का मौका मिला ही नहीं था। ठीक है, समीर दो का मतलब आप समझ सकते हो कौन है, न्यूज़पेपर बेचने वाला। और समीर वन कौन है, जो साइकिल चला रहा है। आपने संभवतः अपने इलाके में ऐसे कई लोगों को देखा होगा जो गरीब हैं और जिनकी भोजन, घर और कपड़े की जरूरत भी पूरी नहीं हो पाती। यह फर्क उस फर्क से अलग है जिसके बारे में हमने पहले पढ़ा। यह विविधता का रूप नहीं है बल्कि गैर बराबरी का रूप है। गैर बराबरी का मतलब है कि कुछ लोगों के पास ना अवसर है, ना ही जमीन या पैसे जैसे संसाधन जो दूसरों के पास हैं। इसलिए गरीबी गरीबी और अमीरी विविधता का रूप नहीं है। तो गरीबी और अमीरी विविधता का रूप नहीं माना जाता, बल्कि भाषा, धर्म, पहनावा विविधता का रूप माना जाता है। आपको ये ध्यान रखना है। यह लोगों के बीच मौजूद असमानता यानी गैर बराबरी है। जो अमीर और गरीब के बीच की दूरी को क्या कहते हैं? गैर बराबरी। जाति व्यवस्था असमानता का एक और उदाहरण है। आपने देखा होगा जाति के नाम पर भेदभाव होते हैं। इस व्यवस्था में समाज को अलग अलग समूह में बांटा गया। यही जाति व्यवस्था ने ही धर्म को अलग अलग जातियों में बांटा। इस बंटवारे का आधार है कि लोग किस किस तरह का काम करते हैं। और ये जो कास्ट बनी है, जातियां बनी है, किसके आधार पर बनी है? लोगों के काम के आधार पर। अगर कोई व्यक्ति धोबी है तो वो नीची जात का बता दिया गया, या कोई जमादार है यानी कि जो स्वीपर है तो उसको भी नीची जात का बता दिया। तो इस तरीके से काम के आधार पर जाति व्यवस्था बटी। लोग जिस जाति में पैदा होते हैं उसे बदल नहीं सकते। जिसमें कोई भी व्यक्ति पैदा हुआ जिस जाति में, उसे बदल ही नहीं सकता वो। उदाहरण के लिए अगर आप कुम्हार के घर में पैदा हो गई तो आपकी जाति कुमार ही होती और आप वही बन सकती थी। कोई व्यक्ति जाति से जुड़ा अपना पेशा भी नहीं बदल सकता था। इसलिए उस ज्ञान के अलावा किसी अन्य ज्ञान को हासिल करना जरूरी नहीं समझा जाता था। इससे गैर बराबरी पैदा हुई। आप इस बारे में अगले पाठों में पढ़ेंगे। ठीक है, तो अगर आप कुम्हार के घर में पैदा हुए तो तुम कुम्हार बन गए, धोबी के घर में पैदा हुए धोबी बन गए। या अगर ऐसे इसी तरीके से जातियों का बंटवारा हुआ। विविधता हमारे जीवन को कैसे समृद्ध करती है, विविधता हमारे जीवन को कैसे उन्नत करती है, इसमें बताया गया है। जैसे समीर एक और समीर दो दोस्त बने, ठीक वैसे ही आपकी भी सहेलियां होंगी जो आपसे बहुत अलग होंगी। हर आपके फ्रेंड होंगे स्कूल के अंदर, सहेलियां होंगे, दोस्त होंगी जो कि अलग अलग धर्म जाति के होंगे, फिर भी आप फ्रेंड हो ना। आपने शायद उनके घर में अलग अलग तरह का खाना भी खाया होगा,
उनके साथ अलग त्योहार मनाए होंगे, उनके कपड़े पहनकर देखे होंगे, बहुत उनकी भाषा भी सीखी होगी। तो ये अलग ही चीज है जो अपने फ्रेंड्स के घर जाते हो अलग अलग चीज देखने को मिलती है। आपको शायद तरह तरह के जानवरों, रानियों, शाही घटनाओं या भूतों की कहानियां पसंद होगी। संभव है कि आपको खुद कहानी बनाना भी पसंद होगा। एक अच्छी कहानी पढ़ने से हमेशा खुशी मिलती है। उसको पढ़कर और ज्यादा कहानियां बनाने के लिए नए नए विचार मिलते हैं। जो लोग कहानियां लिखते हैं विभिन्न स्रोतों, किताबों, वास्तविक जीवन, कल्पना से प्रेरणा लेते हैं। जो भी कहानियां लिखी जाती हैं आप अपने आप से कल्पना करके भी लिख सकते हैं, बहुत सी बुक का सहारा भी ले सकते हैं। तो इस तरीके से स्टोरी बनती है। कुछ लोग जंगल में जानवरों के नजदीक रहे और उन्होंने जानवरों की दोस्ती और लड़ाइयों के बारे में कहानियां सुनी, लिखी। ठीक है, जो जानवरों के नजदीक रहे उन्होंने जानवरों की दोस्ती व लड़ाइयों की कहानियां लिख दी। कुछ अन्य लोगों ने राजा रानियों के वृत्तांत पढ़कर प्यार और सम्मान के किस्से भी लिख दिए। ठीक है, तो इस तरीके से स्टोरी लिखी जाती है। कुछ ने अपने बचपन की यादों में गोते लगाए, स्कूल और दोस्तों की मधुर यादों से निकालकर कुछ साहस की कहानियां भी लिखी। कल्पना कीजिए कि जिनकी कहानियां आपने सुनी या पढ़ी है उन सभी कहानीकारों या कहानी सुनाने वालों को ऐसी जगह पर रहना पड़े जहां लोग केवल दो ही रंग के कपड़े पहनते हो, लाल और सफेद, एक तरह का खाना खाते हो, शायद आलू, समान रूप से केवल दो पशु पक्षी को पालते हो, उदाहरण के लिए हिरण और कौवा, और केवल सांप सीढ़ी खेल से अपना मनोरंजन करते हो। ऐसी जगह रहकर वे कैसी कहानियां लिख पाएंगे। यहाँ पर कुछ ही लिमिटेड चीज होगी तो आप ये कहानी कैसे लिख पाओगे। आज आप कहीं कहीं घूमते हो तो उसके बारे में लिख सकते हो, कुछ खाते हो पीते हो किसी जगह पे जाके उसके बारे में लिख सकते हो। तो इस तरीके से स्टोरीज लिखी जाती है। भारत में विविधता, विविधता का मतलब तो आपको पता चल ही गया है, जो भाषा, रंग रूप पे नहीं, भाषा, जाति, धर्म पे आधारित होती है। ठीक है, भारत विविधताओं का देश है। ठीक है, हम विभिन्न भाषाएं बोलते हैं, विभिन्न प्रकार का खाना खाते हैं, अलग अलग त्योहार मनाते हैं, चाहे वो होली हो, चाहे वो दिवाली हो, चाहे वो क्रिसमस हो, चाहे वो ईद हो, सभी तरीके के त्योहार मनाते हैं। भाषाएं भी कई बोलते हैं, अलग अलग राज्य के लोग अलग अलग भाषाएं बोलते हैं। लेकिन गहराई से सोचो तो वास्तव में हम एक ही तरह की चीजें करते हैं, केवल हमारे करने के तरीके अलग हैं। करते तो हम एक ही चीज है पर करने के तरीके हमारे अलग हैं। हम विविधता को कैसे समझे। अब विविधता को अगर आपको समझना है तो कैसे समझ सकते हैं। करीब 200-225 साल पहले जब रेल, हवाई जहाज, बस और कार हमारे जीवन का हिस्सा नहीं थे, तब भी लोग संसार के एक भाग से दूसरे भाग की यात्रा करते थे। वे पानी के जहाज में, घोड़ों या ऊंट पर बैठकर जाते थे या फिर पैदल चलकर। तो अभी तो हम चले जाते, चाहे हवाई जहाज में चाहे बसों में जाए या कार में जाए। एक समय ऐसा था लोग ऊंट पर बैठकर, घोड़ों पर बैठकर, जहाजों में बैठकर एक जगह से दूसरी जगह, एक देश से दूसरे देश में जाते थे। अक्सर ये यात्राएं खेती और बसने के लिए, नई जमीन की तलाश में या फिर व्यापार के लिए की जाती थी। पर वो क्यों जाते थे? यात्रा ये यात्रा करी तो जाती थी पर खेती करने के लिए या वहां पर रहने के लिए कि एक जगह मिल जाए जहां पर वो रह सके। व्यापार करने भी जाते थे बहुत से लोग, क्योंकि यात्रा में बहुत समय लगता था, इसलिए लोग नई जगह के पर अक्सर काफी लंबे समय तक ठहर जाते थे। अब काफी समय भी लगता था यात्रा में, इसलिए वो एक ही जगह पे ठहर जाते थे। इसके अलावा सूखे और अकाल के कारण भी कई बार लोग अपना घर बार छोड़ देते थे। सूखा और अकाल क्या होता है? जब कोई भी फसल वसल मतलब बिल्कुल बर्बाद हो जाती है, चाहे वो ओले पड़ने से हो, चाहे वो सूखा पड़ने से हो, तो ऐसी स्थिति जब खाने पीने की चीजें बर्बाद हो जाती है कृषि क्षेत्र में से, तो घर बार छोड़ देते थे लोग। उन्हें जब पेट भर खाना तक नहीं मिलता था तो वे नई जगह जाकर बस जाते थे। कुछ लोग काम की तलाश में और कुछ युद्ध के कारण घर छोड़ देते थे। तो ये कारण है, कुछ लोग तो युद्ध करने चले जाते थे, कुछ लोग खाने पीने की तलाश करने चले जाते थे, तो इस कारण से अपने घरों को छोड़ देते थे। लोग जब नई जगह में बसना जब लोग जब नई जगह में बसना शुरू करते थे तो उनके रहन सहन में थोड़ा बदलाव आ जाता था। कुछ चीजें वे नई जगह की अपना लेते थे और कुछ चीजों में पुराने ढर्रे पर ही चलते रहते थे। इस तरह उनकी भाषा, भोजन, संगीत, धर्म आदि में नए और पुराने का मिश्रण होता रहता है। जैसा कि आपने देखा होगा बहुत से लोग पहले गांव में रहते थे, गांव का पहनावा अलग था,
अब यहाँ थोड़ा पहनावा अलग है, उनकी संस्कृति और जगह की संस्कृति में आदान प्रदान होता और धीरे धीरे एक मिश्रित यानी मिली जुली संस्कृति उभरती। यानी कि फिर वो गांव या शहर को मिक्स कर देते हैं तो उनकी संस्कृति में थोड़ा चेंजेस भी आ जाता है, रहन सहन में भी चेंज आ जाता है। अगर अलग अलग क्षेत्रों का इतिहास देखें तो हमें पता चलेगा कि किस तरह विभिन्न सांस्कृतिक प्रभावों ने वहां के जीवन और संस्कृति को आकार देने में योगदान किया है। इस तरह से कई क्षेत्र अपने विशिष्ट इतिहास के कारण विविधता संपन्न हो जाते हैं। ठीक है, ठीक इसी प्रकार लोग अलग अलग तरह की भौगोलिक स्थितियों से किस प्रकार सामंजस्य बैठाते हैं, उससे विविधता उत्पन्न होती है। उदाहरण के लिए समुद्र के पास रहने में और पहाड़ी इलाकों में रहने में बड़ा फर्क है। अगर कोई समुद्र के पास रहता है वहां के इलाकों के पास तो अलग फर्क है, और पहाड़ी इलाकों में आपने देखा होगा लोग कैसे रहते हैं। ना केवल वहां के लोगों के कपड़ों और खान पान की आदतों में फर्क होता है, कपड़े में तो फर्क होता ही है, रहने में, कपड़ा पहनने में, खाने पीने में भी फर्क देखा जाता है। अगर आप पहाड़ी इलाके में जम्मू कश्मीर की जगह जाओगे तो अलग लोग मिलेंगे, अगर अलग भाषा बोलने वाले, और मुंबई की साइड जाओगे तो अलग लोग मिलेंगे, अलग भाषा बोलने वाले, खान पान उनका अलग हो सकता है ना। शहरों में अक्सर लोग यह भूल जाते हैं कि उनका जीवन उनके भौतिक वातावरण से किस तरह गहराई से जुड़ा हुआ है। ऐसा इसलिए कि शहरों में लोग विरले ही नहीं अपनी सब्जियां अनाज उगाते हैं, वे इन चीजों के लिए बाजार भी पर ही निर्भर रहते हैं। शहरों में तो अपनी सब्जी अनाज तो उगाते नहीं है लोग, गांव में उगाते हैं। वो शहरों में किस पे निर्भर रहते हैं, मंडियों में जाते हैं, यानी कि बाजारों में जाते हैं और वहां से ही सब्जी खरीदते हैं। आइए भारत के दो भागों लद्दाख और केरल के उदाहरण के जरिए यह समझने की कोशिश करें कि किसी क्षेत्र की विविधता पर उसके ऐतिहासिक और भौगोलिक कारकों का क्या असर पड़ता है। ये लद्दाख के बारे में बता रहा है। लद्दाख ऊंचे पहाड़ों वाला रेगिस्तान इलाका। लद्दाख जम्मू और कश्मीर के पूर्व पहाड़ियों में बसा एक रेगिस्तानी इलाका है। यहाँ पर बहुत ही कम खेती संभव है, यानी खेती नहीं हो सकती वहां, क्योंकि इस क्षेत्र में बारिश बिल्कुल नहीं होती और यह इलाका हर वर्ष काफी लंबे समय तक बर्फ से ढका भी रहता है। इस क्षेत्र में बहुत ही कम पेड़ उग पाते हैं। पीने के पानी के लिए लोग गर्मी के महीनों में पिघलने वाली बर्फ पर निर्भर रहते हैं, यानी वहां पर पीने का पानी कब मिल पाता है, जब गर्मी में बर्फ पिघलती है। यहाँ के लोग एक खास किस्म की बकरी पालते हैं जिसे पश्मीना ऊन मिलता है। लद्दाख के लोग एक बकरी पालते हैं खास किस्म की जिसका नाम क्या है, पश्मीना, जिसमें से पश्मीना ऊन निकलता है। यह ऊन कीमती है, इसलिए पश्मीना शाल बड़ी महंगी होती है। ये जो ऊन है बहुत कीमती होता है, इसलिए पश्मीना शाल भी महंगी होती है। लद्दाख के लोग बड़ी सावधानी से इस ऊन को इकट्ठा करके कश्मीर के व्यापारियों को बेच देते हैं। कश्मीर में ही पश्मीना शालें बुनी जाती है। सिर्फ कश्मीर ही ऐसा है जहाँ पश्मीना शालें बनाई जाती हैं और लद्दाख में से लाई जाती हैं ये सारे ऊन। यहाँ के लोग दूध से बने पदार्थ जैसे मक्खन, चीज एवं मांस खाते हैं, खास तरह का छेना। हर एक परिवार के पास कुछ गाय, बकरी और याक होती है। रेगिस्तान होने का ये मतलब नहीं है कि व्यापारी यहाँ आने के लिए आकर्षित नहीं होते कि रेगिस्तान है। लद्दाख तो व्यापार के लिए एक अच्छा रास्ता माना गया, क्योंकि यहाँ कई घाटियां जिनके गुजर कर मध्य एशिया के काफिले उस इलाके में पहुंचते हैं जिसे आज तिब्बत कहते हैं, यानी कि तिब्बत भी यहाँ से पास पड़ता है। ये काफिले अपने साथ मसाले, कच्चा रेशम, दरिया आदि लेकर चलते हैं। ये जो काफिले हैं इसी रास्ते से लाते हैं कच्चा रेशम, मसाले, दरिया, ये सारे। लद्दाख के रास्ते ही बौद्ध धर्म तिब्बत पहुंचा था। लद्दाख के रास्ते ही बौद्ध धर्म कहाँ पहुंचा, तिब्बत। लद्दाख को छोटा तिब्बत भी कहते हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन में अगर आता है कि छोटा तिब्बत किसे कहा जाता है, तो छोटा तिब्बत लद्दाख को कहा जाता है। करीब 400 साल पहले यहाँ पर लोगों का इस्लाम धर्म से परिचय हुआ, यानी यहाँ के लोगों ने सबसे पहले 400 साल पहले इस्लाम धर्म को अपनाया। और अब यहाँ अच्छी खासी जनसंख्या में मुसलमान तो रहते ही हैं, मुसलमान रहते हैं। लद्दाख में गानों और कविताओं का बहुत समृद्ध मौखिक संग्रह। तिब्बत का ग्रंथ केसर सागा लद्दाख में काफी प्रचलित है, यह आपको लिख लेना है। तिब्बत का ग्रंथ केसर सागा लद्दाख का काफी प्रचलित
है ये ग्रंथ, उसके स्थानीय रूप को मुसलमान और बौद्ध दोनों ही लोग गाते हैं और उस पर नाटक खेलते हैं। तो ये पढ़ा आपने लद्दाख के बारे में। अब है केरल। केरल भारत के दक्षिण पश्चिम कोने में बसा हुआ राज्य है। यह एक तरफ समुद्र से घिरा हुआ और दूसरी तरफ पहाड़ियों से घिरा हुआ है। एक तरफ तो समुद्र से घिरा है, दूसरी तरफ पहाड़ियों से। इन पहाड़ियों पर विविध प्रकार के मसाले जैसे काली मिर्च, लौंग, इलायची आदि उगाए जाते हैं। इन मसालों के कारण यह क्षेत्र व्यापारियों के लिए बहुत ही आकर्षक बना। तो काली मिर्च, लौंग, इलायची कहाँ से मिलते हैं? केरल से। सबसे पहले अरबी एवं यहूदी व्यापारी केरल आए। ऐसा माना जाता है कि ईसा मसीह के धर्मदूत संत थॉमस लगभग 2000 साल पहले यहाँ आए। तो ये ऐसा माना जाता है ईसा मसीह के जो धर्मदूत थे, वो जिनका नाम था संत थॉमस, वो यहाँ पर आए थे सन 2000 साल पहले। भारत में ईसाई धर्म लाने का श्रेय उन्हीं को जाता है कि भारत में ईसाई धर्म कौन लाया? संत थॉमस। अरब से कई व्यापारी यहाँ आकर बस गए। इब्न बतूता ने जो करीब 700 साल पहले यहाँ आए, अपने यात्रा वृत्तांत में मुसलमानों के जीवन का विवरण देते हुए लिखा कि मुसलमान समुदाय की यहाँ बड़ी इज्जत थी। उन्होंने बताया, इब्न बतूता कौन है? एक इतिहासकार हैं जिन्होंने बताया मुसलमानों की बहुत ज्यादा इज्जत हुआ करती थी यहाँ पर, और इज्जत थी। मछली पकड़ने का चीनी जाल, जो कि केरल में ही है। वास्को डी गामा पानी के जहाज से यहाँ पहुंचे तो पुर्तगालियों ने यूरोप से भारत तक समुद्री रास्ता जाना। वास्को डी गामा भारत कब आए थे? 1498 में। ठीक है, तब पता चला था पुर्तगालियों ने यूरोप से भारत तक का समुद्री रास्ता जाना था। इन सभी ऐतिहासिक प्रभावों के कारण केरल के लोग विभिन्न धर्मों का पालन करते हैं, जिन्हें यहूदी, इस्लाम, ईसाई, हिंदू एवं बौद्ध धर्म शामिल है। तो केरल के लोग कौन कौन से धर्म को मानते हैं? यहूदी धर्म, इस्लाम, ईसाई, हिंदू एवं बौद्ध। चीन के व्यापारी भी केरल आए। यहाँ पर मछली पकड़ने के लिए जो जाल इस्तेमाल किए जाते हैं वे चीनी जालों से हूबहू मिलते हैं और इन्हें चीनावला कहते हैं। जो ये जाल दिखाई दे रहा है आपको, क्या नाम है इसका? चीनावला। तलने के लिए लोग जो बर्तन इस्तेमाल करते हैं उसे चीना चट्टी कहते हैं। तो तलने के लिए जो यूज करते हैं चीना चट्टी कहते हैं। इसमें चीन शब्द इस बात की ओर इशारा करता है कि उसकी उत्पत्ति कहाँ हुई होगी। केरल की उपजाऊ जमीन और जलवायु चावल की खेती के लिए बहुत उपयुक्त है। तो केरल की उपजाऊ जमीन किसके लिए? जलवायु चावल की खेती के लिए उपयुक्त मानी जाती है। वहां के अधिकतर लोग मछली, सब्जी और चावल ही खाते हैं। क्या खाते हैं? मछली, सब्जी और चावल। यहाँ केरल और लद्दाख की भौगोलिक स्थितियों एक दूसरे से बिल्कुल अलग है, जो आपने देखी। वहीं हम ये भी देखते हैं कि लोग क्षेत्रों के इतिहास में एक ही प्रकार की सांस्कृतिक प्रभाव है। दोनों ही क्षेत्रों को चीन और अरब से आने वाले व्यापारियों ने प्रभावित करा। किसने प्रभावित करा? चीन और अरब से आने वाले व्यापारियों ने। यहाँ केरल की भौगोलिक स्थिति के मसालों की खेती संभव बनाई। वही लद्दाख की विशेष भौगोलिक स्थिति ऊन से व्यापारियों को अपनी ओर खींचा। तो केरल में क्या फेमस है? मसाले, और लद्दाख में ऊन के बारे में हमने पढ़ा। किसी भी क्षेत्र के सांस्कृतिक जीवन का उसके इतिहास और भूगोल से प्राय गहरा रिश्ता होता है। तो संस्कृति का किससे रिश्ता होता है? इतिहास और भूगोल से। विविध संस्कृतियों का प्रभाव केवल बीते हुए कल की बात नहीं, हमारे वर्तमान जीवन का आधार ही काम के लिए एक जगह से दूसरी जगह जाना है। हमारा जो अभी का भी जीवन है, आधार क्या होता है? एक जगह से दूसरे स्थान पे क्यों जाते हैं लोग? काम की तलाश में भी। हर एक कदम के साथ हमारी सांस्कृतिक रीति रिवाज और जीने का तरीका धीरे धीरे उस नए क्षेत्र का हिस्सा बन जाते हैं और हम पहुंचते हैं। ठीक इसी तरह हमने पड़ोस में हम अलग अलग समुदायों के लोगों के साथ रहते हैं। अपने रोजमर्रा के जीवन में हम मिलजुल कर काम करते हैं और एक दूसरे के रीति रिवाज और परंपराओं में घुल मिल जाते हैं। जैसा कि जहां भी आप रहते होगे तो आपने देखा होगा कि अनेक रीति रिवाज के लोग रहते हैं, उसमें हम घुल मिल चुके हैं। विविधता में एकता। भारत की विविधता या अनेकता को उसकी ताकत का स्रोत माना गया है। जब अंग्रेजों का भारत पर राज था तो विभिन्न धर्म, भाषा और क्षेत्र की महिलाओं और पुरुषों ने अंग्रेजों के खिलाफ मिलकर लड़ाई लड़ी।
सारे मिलजुल के लड़ाई करी, हिंदू मुस्लिम सभी इसमें युद्ध में लड़ने के आगे आए थे, हर जाति के लोग लड़ रहे थे अंग्रेजों से। तो ये विविधता में एकता को बताता है। भारत के स्वतंत्र संग्राम में अलग अलग परिवेशों के लोग शामिल थे, उन्होंने एकजुट होकर आंदोलन किया, इकट्ठे जेल गए और अंग्रेजों का अलग अलग तरीकों से विरोध किया। इकट्ठे जेल भी गए और विरोध भी करा अंग्रेजों का। अंग्रेजों ने सोचा कि वे भारत के लोगों में फूट डाल सकते हैं क्योंकि उनमें काफी विविधता है और इस तरह उनका राज चलता रहेगा, मगर लोगों ने दिखला दिया कि वे एक दूसरे से चाहे कितने भी भिन्न हो, अंग्रेजों के खिलाफ लड़ी जाने वाली लड़ाई में वे सब एक थे। अब अंग्रेजों को लगा कि भारत पर हुकूमत करना आसान है क्योंकि सब अलग अलग धर्म जाति के लोग रहते हैं, विविधता है यहाँ पर भारत के लोगों ने दिखा दिया कि वो मिलकर ही रहते हैं, मिलजुल कर उन्होंने सामना करा अंग्रेजों का और वहां से भारत से भगा दिया उनको। दिन खून के हमारे प्यारे ना भूल जाना, ये पढ़ना आप पूरा। स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर भाषण देते हुए पंडित नेहरू। यह गीत अमृतसर में हुए जलियांवाला बाग हत्याकांड के बाद गाया गया था, जो ऊपर हमने यहाँ देखा था। इस हत्याकांड में केवल ब्रिटिश जनरल ने उन शांतिप्रिय निहत्थे लोगों पर खुले आम गोलियां चलवा दी थी जो बाग में इकट्ठे होकर सभा कर रहे थे। महिला पुरुष हिंदू मुसलमान एवं सिख कितने सारे लोग जो अंग्रेजों की पक्षपात के पूर्ण नीति का विरोध करने के लिए जमा हुए थे, उसमें से बहुत लोगों की जाने गई है, उससे भी ज्यादा घायल हुए। ये गीत उन्हीं शहीदों की याद में गाया गया जो जनरल डायर ने करवाया था अमृतसर में। ये उसी की बात की जा रही है वैसे, जिसके अंदर जनरल डायर ने गोलियां चलवा दी थी निहत्थे लोगों पर। स्वतंत्रता संग्राम के दौरान उभरे गीत और चिन्ह विविधता के प्रति हमारा विश्वास बनाए रखते हैं। क्या आप भारतीय झंडे की कहानी जानती हैं? स्वतंत्रता संग्राम के दौरान ही भारत के झंडे की परिकल्पना की गई। इस झंडे को सारे भारत में लोगों ने अंग्रेजों के खिलाफ इस्तेमाल किया। ये झंडा लहराया करते थे वो अंग्रेजों के खिलाफ। जवाहरलाल नेहरू ने अपनी किताब भारत की खोज में लिखा है कि भारतीय एकता कोई बाहर से थोपी हुई चीज नहीं है, बल्कि यह बहुत ही गहरी है, जिसके अंदर अलग अलग तरह के विश्वास और प्रार्थना को स्वीकार करने की भावना है। इसमें विविधता को पहचानना और प्रोत्साहित किया जाता है। ये नेहरू ही थे जिन्होंने भारत की विविधता का वर्णन करते हुए अनेकता में एकता का विचार हमें दिया। तो अनेकता में एकता का विचार किसने दिया? जवाहरलाल नेहरू ने, जो भारत के प्रथम पहले प्रधानमंत्री थे। रविंद्रनाथ टैगोर द्वारा रचित हमारा राष्ट्रीय गान, आपको पता है हमारा राष्ट्रीय गान कौन सा? जन गण मन है, जो कि रविंद्रनाथ टैगोर जी ने कंपोज किया था, लिखा था। भारतीय एकता की ही एक अभिव्यक्ति है। राष्ट्रीय गान किस तरह से एकता का वर्णन करता है, इसे अपने शब्दों में भी आप लिख सकते हैं। ये अभ्यास के लिए प्रश्न है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक शेयर करना ना भूलें और जॉन अकेडमी की ऐप को प्ले स्टोर से डाउनलोड करना ना भूलें।